हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। दोस्तों, 1990 का जो दशक रहा, अगर हम भारत और भारत की राजनीति की बात करें तो बहुत मायनों में बहुत इम्पैक्टफुल था, अलग अलग कारणों से। जैसे जब हम बात करते हैं LPG रिफॉर्म्स की, तो हम देखते हैं किस प्रकार से भारत में सूरत बदलती है। हम बात करते हैं बाबरी विध्वंस की, तो एक वहाँ पे धार्मिक एंगल देखने को मिलता है, बहुत विद्वेष वहाँ पे शुरू होता है। हम बात करें भारत में बांग्लादेशी प्रवासियों की, तो एक आंदोलन था जो उस समय तो उतनी चर्चा नहीं पा पाया, लेकिन इस वर्ष यानी 2025 की बात करें तो बहुत ज़्यादा न्यूज़पेपर्स में हम उसको चर्चा में देख रहे हैं। बात मैं करना चाहता हूँ ऑपरेशन पुशबैक की। 1992 में जो राइट विंग एसोसिएशंस थे, जैसे संघ की बात कर लें या उस समय की भारतीय जनता पार्टी के विंग्स की बात कर लें, वो लगातार इस बात को पुरजोर तरीके से सामने रखते थे कि बांग्लादेश के जो अवैध प्रवासी हैं उनको भारत से बाहर खदेड़ देना चाहिए, भारत से बाहर हटा देना चाहिए। इस कारण एक अनाधिकृत तौर पे एक ऑपरेशन शुरू हुआ था जिसको ऑपरेशन पुशबैक कह रहे हैं, जो अब प्रॉपर तरीके से हमको असम, त्रिपुरा और जो सीमावर्ती राज्य हैं वहां पे देखने को मिल रहा है। क्योंकि अगर हम बांग्लादेश की बात करें, म्यांमार की बात करें, तो भारत में अवैध प्रवासन की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ऐसे में मैं इस पे ऑलरेडी वीडियो कर चुका हूं, लगभग 1 महीने हो गए, कि असम की सरकार किस प्रकार से डिपोर्ट कर रही है लोगों को। असम की सरकार और बांग्लादेश के बीच में एक इशू भी क्रिएट हो रहा है, बेसिकली इंडिया और बांग्लादेश के बीच में वो जो बफर जोन वाला था जहां पे लोगों को छोड़ दिया जा रहा है, जो और ज्यादा समस्या है। मानवाधिकार से जुड़े बहुत सारे संगठन इसके खिलाफ खड़े हो गए। लेकिन आज हम जिसकी बात करने वाले हैं वो ये कि ठीक है, हर चीज एकदम सही हो रही है, मैं ऑलरेडी इसको कई बार कवर कर चुका हूं, लेकिन इस दौरान इस प्रकार की घटनाएं भी आ रही हैं कि भारत के लोग जो दरअसल भारत के नागरिक हैं, किंचित कारणों से, या धार्मिक वजह हो या उनकी भाषिक वजह हो, उनको बांग्लादेश डिपोर्ट कर दिया गया। अब इस बाबत बहुत सी चर्चाएं गर्म हैं। इस दौरान हमें समझना होगा कि डिपोर्टेशन और पुशबैक में क्या डिफरेंस है, भारत में डिपोर्ट करने को लेकर कौन कौन से अधिनियम और कानून संचालित हैं, वैश्विक स्तर पे हमको क्या देखने को मिलता है, ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे, अमेरिका की बात करेंगे, और क्या दिक्कतें, क्या चुनौतियां हैं और क्या संभावनाएं हैं, इन सब पे हम आज बात करेंगे और विस्तार से बात करेंगे। ठीक है, बात क्या है एक बार समझ लेते हैं। तो अगर मैं भारत की बात करूं, ठीक है, अगर मैं भारत की बात करूं तो निश्चित तौर पे जो निर्वासन, डिपोर्टेशन और पुशबैक चर्चा में है। मैं ऑलरेडी इस पे डिटेल में वीडियो कवर कर चुका हूं और आप में से बहुत सारे स्टूडेंट हैं, बहुत उसको प्यार दिया। अब बात क्या है कि 2025 में जो बांग्लादेश में जो राजनीतिक अस्थिरता आई और पूर्वी सीमा पे जो अवैध घुसपैठ बढ़ी है, उस कारण जो भारत सरकार है वो बहुत कड़े कदम उठा रही है। जो असम की सरकार है, जो हिमंता बिश्वा शर्मा वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, वो लगातार इस बाबत अड़े हुए हैं कि इनको बाहर कर देना चाहिए। इस प्रक्रिया में क्या है कि भारतीय नागरिकों के गलत निर्वासन की घटनाएं भी चर्चा में आ रही, और ये चिंतित बात है। देखो, जो भारत के नागरिक हैं, किंचित कारणों से ऐसा हो सकता है कि वो न सिद्ध कर पाए, ठीक है, लेकिन अब यहां पे अगर आप देखें तो सोना बानू और रहीमा बेगम, ठीक है, ये 2 ऐसे भारतीय थे जिनको बांग्लादेश डिपोर्ट कर दिया गया। फिर वहां जाके पता चला कि ये तो भारत के थे, और इस प्रकार की समस्याएं बहुत ज्यादा चर्चा में आ रही हैं। इस कारण हमें पुशबैक को समझना होगा और इस कारण हमें डिपोर्टेशन को भी समझना होगा कि क्या डिफरेंस है, क्या चीजें हैं, क्या बातें हैं। इसके पहले मैं आगे बढ़ूं, मैं एक चीज और बता चलता हूं आपको कि तथ्य थोड़े से बात कर ले, फिर हम इन डिटेल में जाएंगे। ऑपरेशन पुशबैक, अब तक इसके द्वारा 742 व्यक्तियों को वापस भेजा जा चुका है। 11 जिलों में इसका प्रभाव है। बांग्लादेश की 11 जिलों में 664 व्यक्तियों की वापसी हो चुकी है। बात की जाए गुजरात में, तो अहमदाबाद में 250 से अधिक प्रवासियों की पहचान की गई है और उनको भी डिपोर्ट किया जाएगा। मैं आपको बताता चलूं कि अगर हम बात करें असम की, ठीक है, हम बात करें त्रिपुरा की, ठीक है, हम बात करते हैं असम की, त्रिपुरा की, हम थोड़े आगे बढ़ के अगर हम बात करें सिक्किम की, ठीक है, अगर हम बात करें मेघालय की, क्योंकि आप मेघालय में जब आप डाउकी रिवर के आसपास जाते हैं तो आपको उधर बांग्लादेश दिखता है। तो अवैध प्रवास बहुत ज्यादा हो रहा है, और ऐसे में भारत या जो स्टेट्स हैं, जो राज्य हैं जिनका मैंने यहां पे नाम लिखा, इनके लिए एक्शन लेना बहुत जरूरी हो गया है, अदरवाइज स्थिति खराब हो सकती है। ठीक है, मानवाधिकार कार्यकर्ता बात करेंगे, लेकिन इस बाबत थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि चीजें
थोड़ी सी आउट ऑफ कंट्रोल जा रही हैं, क्योंकि इसके कारण जिनके हक जा रहे हैं वो वहाँ के लोकल लोग हैं, उनके हक वहाँ पे खत्म होते जा रहे हैं। तो इस पे सरकारों को, राज्य सरकारों को, केंद्र सरकारों को ध्यान देने की ज़रूरत है। हम इस पे आएंगे, उसके पहले मैं बताता चलूं कि जो हमारा फाउंडेशन P2I बैच है जो 2027 को टारगेटेड है, इसके अलावा मैं बताता चलूं कि 26, 28 या 29 में भी अगर आप टारगेट कर रहे हैं तो भी हमारे पास बैचेस है। मैं 27 के बारे में बता दूं कि ये इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश तीनों माध्यम में उपलब्ध है। 15 जुलाई से, ठीक है, 15 जुलाई की अगर बात करें तो 15 जुलाई से ये बैच शुरू हो रहा है। ठीक है, ये शाम का बैच है, शाम 6 से 9 कक्षाएं चलती हैं। इसमें मैं हमेशा बताता चलता हूं कि प्री, मेंस और इंटरव्यू तीनों को प्रॉपर कैटर किया जाता है। एक तो कंबाइंड मेंटरशिप मिलती है। मेंटरशिप भी किसके द्वारा? मेंटरशिप भी एक प्रॉपर मेंटर के द्वारा और फैकल्टी के द्वारा, मेंटर और फैकल्टी के द्वारा। प्रीलिम्स के लिए SIP प्रोग्राम है, प्रीलिम्स के लिए PRP प्रोग्राम है, यानी कि यहाँ पर रह के, दिल्ली में रह के आपको प्रीलिम्स की तैयारी की रह जाएगी और SIP के द्वारा फोकस तरीके से इस बात को इंश्योर किया जाएगा कि आपका प्रीलिम्स हो। इस दौरान आप हर महीने 11,000 रुपए हमारे रैंकर्स टेस्ट को में अव्वल आके जीत सकते हैं। साथ में अगर आपका प्रीलिम्स हो गया क्लियर तो आपकी पूरी जो फी होती है वो क्या हो जाएगी? पूरी वापस हो जाएगी। अब आप मेंस देंगे तो आप हमारे मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम का हिस्सा बन जाएंगे, जो स्टडी IQ दिल्ली में रह के आपको प्रॉपर तैयारी कराएगा। साथ में अगर मैं बात करूं तो जब मैं MRP की बात कर रहा हूं तो आपको SIM की बात भी करनी पड़ेगी। सक्सेस इन मेंस जैसे SIP है वैसे SIM है। और जब आपका मेंस में निकल जाएगा तो हमारा IGP यानी कि इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम है, इस बाबत फोकस्ड है कि किस प्रकार से इंटरव्यू में भी आपको एकदम शानदार स्ट्रेटजी के द्वारा तैयारी कराई जा सके ताकि आप बेहतर भविष्य देख सके और UPSC में लिस्ट में फाइनली सफल हो सके। तो ये हमारे प्रोग्राम है। इन प्रोग्राम के अलावा मेंटरशिप की बात की, 18 किताबों का सेट है और भी बहुत सारे फीचर्स हैं इससे जुड़ते हुए। नीचे लिंक दी हुई है, वहां पे जाके आप जुड़ सकते हैं। हमारी ऐप को डाउनलोड करके जुड़ सकते हैं, उसमें तो बहुत सारे एक्स्ट्रा फीचर्स भी मिलते हैं। हमारी वेबसाइट पर जाके आप जुड़ सकते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि विकास लाइव कोड का प्रयोग करना ना भूलें। ये जो कोड है विकास लाइव, इस पर आपको अधिकतम डिस्काउंट मिलेगा स्टडी IQ के सभी कोर्सेज में। इसको मैं बताता चलूँ, ठीक है। चलिए, इसके पहले मैं आगे बढ़ूं, मैं आपको बताता चलता हूं कि ये जो अवैध प्रवसन की घटनाएं हैं, जो प्रवास हो रहा है, ये दो प्रमुख इसके मेजर हाई दिखते हैं। एक, जब 1971 में हम क्या देखते हैं? 1971 में बांग्लादेश अलग होता है। भारत पूर्वी पाकिस्तान को एक अलग यानी कि बांग्लादेश के रूप में जब बनाता है, तो उस दौरान हम देखते हैं कि लगभग 1 करोड़ के आसपास लोग, अगले कुछ वर्षों में 1 करोड़ के आसपास लोग भारत प्रवास करते हैं, भारत में आ जाते हैं। विश्व के सबसे बड़े शरणार्थी संकटों में से एक था। हम देखते हैं कि लगभग 51,000 के आसपास मामले आ जाते हैं जहां पे कॉलरा से लोग मरते हैं, जिसमें 51,000 तो कॉलरा के मामले थे, 3,000 से ज्यादा लोग वहां पे मर जाते हैं उसी संकट के दौरान में, ठीक है। WHO की अगर रिपोर्ट की माने तो वो जो शरणार्थी शिविर चल रहे हैं बांग्लादेश में, जहां पे भारत का कोई रोल नहीं, क्योंकि भारत तो एनी हाउ सपोर्ट ही कर रहा है, वहां पे बहुत ज्यादा स्वास्थ्य संकट है। इसके अलावा अगर हम 1979 से लेकर 1985 तक जो असम में आंदोलन चल रहा था, अगर हम उसकी बात करें, जहां पे हम देखते हैं कि 1978 में लगभग 51,000 अवैध प्रवासियों को, वो बांग्लादेश के प्रवासियों को वहां पे वोटर लिस्ट में नाम मिल जाती है। उसका बड़ा विरोध होता है, ठीक है। मतदाता सूची में जब उनका नाम आता है, 6 साल तक ये आंदोलन चलता है और फिर 1985 में जो असम समझौता है, उसको मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूं, उसकी बात होती है। 1971 की कट ऑफ डेट निर्धारित होती है, तो बहुत इश्यूज क्रिएट होते हैं और उसके बाद से स्थिति लगातार बिगड़ ज्यादा रही है और इस कारण इस समय सरकारें एकदम फ्रंट पे आगे बढ़ रही हैं, ठीक है। चलिए, थोड़ा सा हम निर्वासन यानी कि जो डिपोर्टेशन है और पुशबैक को समझेंगे। निर्वासन क्या है कि औपचारिक तौर पे, पुशबैक औपचारिक तौर पे नहीं है, ये औपचारिक तौर पे क्या है? कानूनी प्रक्रिया है जिसके तहत अवैध रूप से भारत में रह रहे विदेशी नागरिकों को क्या किया जाता है? वापस भेजा जाता है। जो भारत रह रहे हैं, जो अवैध रूप से रह रहे हैं, उनको भेजा जाता है। लेकिन ये औपचारिक प्रक्रिया है जो सरकार के द्वारा की जाती है, ठीक है। प्रक्रिया क्या है? पहले पहचान की जाती है, उसके बाद इनको हिरासत में, डिटेंशन में लिया जाता है, उसके बाद उन पे कानूनी कार्रवाई होती है और उसके बाद उनकी पहचान का सत्यापन करके राष्ट्रीयता की पुष्टि की जाती है और उसके बाद उनको भेज दिया जाता है, यानी कि उनका प्रत्यावर्तन हो जाता है। राजनीतिक चैनलों के माध्यम से उनकी वापसी हो जाती है, ठीक है। ऐसा नहीं कि चुपचाप गाड़ी में बैठा के भेज दिया और वो बफर जोन में, नहीं, राजनीतिक चैनल के द्वारा आधिकारिक तौर पर पुष्ट करते हुए, ठीक है। इसमें कुछ कानून जोड़ते हैं जो इसके लिए ऑफिशियली ये निर्वासन को क्या कहते हैं, सही प्रक्रिया देते हैं। विदेशी अधिनियम जो फॉरेनर्स एक्ट है 1946 का, ठीक है। उसके अलावा अप्रवासन और विदेशी अधिनियम 2025 अभी रिसेंट का है, इसको हम बात करेंगे, भी विस्तार में से बात करेंगे। और नागरिकता अधिनियम 1955, ठीक है।
सिटीजनशिप एक्ट जो 1955 का है, इसमें बहुत से बदलाव हुए। आप मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि रिसेंट बदलाव क्या हुआ था। मैंने उस पर बहुत मतलब वो जो वीडियो था मेरा बहुत ज़्यादा स्टूडेंट ने उसको सपोर्ट किया था, बहुत अच्छा लगा था मुझे। रिसेंट जो बदलाव है वो क्या है कमेंट बॉक्स में बताते चलिएगा, उसकी क्या विशेषता है, अगर बता सके मेल आईडी भी दे दूंगा, वहां पे भी आप मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। पुशबैक क्या है देख लेते हैं। पुशबैक क्या है? अनौपचारिक या अर्ध कानूनी प्रथा है जिसमें संदिग्ध विदेशियों को बिना उचित कानूनी प्रक्रिया के जबरन वापस भेज दिया जाता है। जब हम बात करते हैं कि हम बांग्लादेश की बात करते हैं और आसाम की बात करते हैं तो इसके बॉर्डर पे एक बफर जोन है, ठीक है। अब यहाँ पे जिसको नो मैंस लैंड कहते हैं, यहाँ पे बहुत से लोगों को आसाम की सरकार ने छोड़ दिया है क्योंकि उनको लगता है कि ये जो अवैध प्रवासी हैं इनका ये खुद देखें। इस तरीके की चीजों को पुशबैक में शामिल किया जाता है। इसके अलावा बहुत से संगठन क्षेत्रीय स्तर पे कार्यरत होते हैं, वो लोगों को अगर डिपोर्ट कर दें अनऑफिशियली तो वो ऑपरेशन पुशबैक में आ जाएगा, ठीक है। समस्याएं क्या है? न्यायिक निरीक्षण का अभाव है, ठीक है, ये एक बड़ी समस्या है। इसमें गलत पहचान का जोखिम जो हो गया अभी, जिसकी मैंने बात की कि हो सकता है कि आपको 2-3 कारण ऐसे दिखें जिसके कारण आपको लगे कि अवैध प्रवासी है, लेकिन उसके पास शायद से उस समय जो एग्जैक्ट प्रूफ है ना हो, बाद में वो ला सकता है जो दिखा में बाद में, ठीक है। और निश्चित तौर पे मानवाधिकारों के हनन की तो बात हो ही रही है, जिस कारण हमने शुरुआत में जो वीडियो किया था उस एंगल को कवर किया था कि किस प्रकार से मानवाधिकार जो के समर्थक हैं इसका विरोध करें। खैर, अनुच्छेद 21 जो राइट टू डिग्निफाइड लाइफ की बात करता है, और ये जो फ्रेंडली नेशंस है और एनिमी एलियन दोनों के लिए, ठीक है, ये दोनों के लिए। तो वे लोग जो हमारे अवैध रूप से भी आए हैं वो भी भारत में अनुच्छेद 21 के तहत तो सिक्योर किए जा सकते हैं या उस दौरान उनके अधिकारों की बात की जा सकती है। तो ये तो बात है ही। चलिए कुछ और बात कर लेते हैं। भारत की विदेशी नीतियों कानूनी ढांचा की अगर बात कर ले तो अभी जिसके मैंने बात की आप प्रवासन, ध्यान रखिएगा, और विदेशी अधिनियम 2025। अब इसमें क्या हुआ कि 4 पुराने कानूनों को इसने प्रतिस्थापित कर दिया। अभी थोड़ी देर पहले हमने विदेशी अधिनियम की बात की थी उसको, ठीक है। पासपोर्ट अधिनियम 1920 उसको, विदेशियों का जो पंजीकरण अधिनियम है 1939 का ध्यान रखिएगा इसकी बात की जाए, और आप्रवासन वाहक अधिनियम 2000 का जो है, इन चारों को ये प्रतिस्थापित करता है, जो ये हमारा ये नियम है। इसके प्रावधानों को देख लेते हैं क्या है। सख्त प्रवेश नियम, वैध पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज के बिना आपको नहीं किया जा सकता। कुछ इसके लिमिटेशंस भी हैं, जैसे हम नेपाल की बात करेंगे, बांग्लादेश की बात करेंगे, उसकी भी बात करेंगे, ठीक है। संस्थागत ढांचा क्या है? आप्रवासन ब्यूरो जो ये है, ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन, इसके द्वारा, इसकी स्थापना के द्वारा बाकायदा आपको चेक किया जाएगा हर तरीके से डॉक्यूमेंटेशन के फॉर्म में। और अनिवार्य रिपोर्टिंग क्या कि विदेशियों का पंजीकरण आवश्यक है, किसी भी प्रकार के विदेशियों पंजीकरण तो जरूरी है, रजिस्ट्रेशन तो जरूरी है, ठीक है। गति प्रतिबंध क्या है? संरक्षित प्रतिबंधित क्षेत्रों के लिए विशेष परमिट, ठीक है। कहीं भी आप जा रहे हैं, कहीं भी मूवमेंट कर रहे हैं, यू शुड बी वेरी क्लियर। हम लोग आप अभी मान लीजिए सिक्किम जाते हैं, बाकी जगह जाते हैं, तो आपके परमिट की जरूरत होती है, उसी परमिट की बात हो रही है इनके लिए भी। दंड क्या है? अनाधिकृत प्रवेश के लिए 5 साल का कारावास या 5 लाख रुपए का जुर्माना हो सकता है। ये इस अधिनियम के तहत जो 2025 का एक्ट है इसके द्वारा हो सकता है, ठीक है। विशेष सीमा व्यवस्था क्या है? नेपाल के लिए हम सबको पता है, अगर आप नेपाल जाते होंगे तो आप इस बात को आपने देखा होगा, महसूस किया होगा कि किस प्रकार से आप आसानी से नेपाल जा सकते हैं, बॉर्डर क्रॉस करके बहुत आसानी से जा सकते हैं। तो उसके लिए क्या है कि नेपाल शांति, ठीक है, और मित्रता संधि 1950 के तहत बिना वीजा मुक्त आवाजाही है, ठीक है, मतलब बिना वीजा के मुक्त आवाजाही है, ये ऐसा होना चाहिए। म्यांमार की बात करें तो स्वतंत्र आवाजाही व्यवस्था, FMR, ठीक है, फ्री मूवमेंट रिजीम जिसको कहा जाता है, FMR, ये जो है, इसके तहत क्या है कि 10 किलोमीटर तक की सीमा में बिना वीजा प्रवेश आप जाएंगे ना, म्यांमार की बॉर्डर मिजोरम के साइड से जाएंगे तो वहां पे आपको दिखेगा, वहां पे प्रॉपर एक घर में ऐसा बना हुआ है जो आधा मिजोरम में है और आधा म्यांमार में, ठीक है। बात करें बांग्लादेश की और पाकिस्तान की तो यहाँ पे नियंत्रित आवाजाही और पासपोर्ट और वीजा आवश्यक है, नियंत्रित आवाजाही और पासपोर्ट वीजा आवश्यक है। तो म्यांमार के साथ थोड़ा सा ईज है, नेपाल के साथ ज्यादा ईज है, पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ लिमिटेड ईज है, उससे ज्यादा नहीं किया जा सकता, ठीक है। चलिए बात करें इसके आगे की, तो भारत की शरणार्थी नीति, चुनौतियां क्या है, सीमाएं क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय संधियों से अनुपस्थिति, भारत बहुत सारे ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संधियां हैं उनमें उपस्थित नहीं दिखेगा, आपको सिग्नेटरी नहीं दिखेगा। जैसे 1951 की संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी सम्मेलन और 1967 का जो प्रोटोकॉल पे भारत ने हस्ताक्षर नहीं किए हुए हैं, ठीक है, बहुत से देशों ने किए हुए हैं। इनफैक्ट यूरोप के बहुत सारे देश बहुत अच्छा भी काम कर रहे हैं इस दिशा में, ठीक है। कारण क्या है? संकीर्ण परिभाषा, जो यूरो केंद्रित, इसीलिए मैंने कहा कि यूरोप के देश ज्यादा जुड़े हुए हैं, यूरो केंद्रित दृष्टिकोण है ये जो हमने इस सम्मेलन की बात की, ठीक है। आर्थिक प्रवासियों को शामिल नहीं किया गया है, इकोनॉमिकली जो प्रवास करते हैं उनको शामिल नहीं किया गया, इसलिए भारत ने नहीं किया। दूसरा क्या है? संप्रभुता की चिंता, बाध्यकारी दायित्व है, राष्ट्रीय संप्रभुता को प्रभावित कर सकते हैं। देखो भारत, अभी हमने इस पर एक डिबेट की कुछ दिनों पहले कि भारत में बहुत सारे कल्चर है, ऐसे में हमको अपने संप्रभुता को ताक में नहीं रख सकते, ठीक है। संप्रभुता को ताक में मतलब अगर संप्रभुता हमारी दिक्कत में आ जाएगी तो देश का अस्तित्व खतरे में आ जाएगा। और
इसकी चिंता यहां पे, क्योंकि बाध्यकारी दायित्व है, हमको करना ही करना पड़ेगा, इस कारण इश्यूज आ जाते हैं। घरेलू सुरक्षा क्या है, आंतरिक सुरक्षा पर प्रभाव की आशंका, अभी हमने असम में देखा, हम अभी त्रिपुरा की बात कर रहे हैं, इस प्रकार की चीज। सिलीगुड़ी में जो चिकन नेक है, जिसको सिलीगुड़ी कॉरिडोर कहा जाता है, वहां पे 1965 से लेकर अभी तक हम खतरे देखते हैं, ठीक है। तदर्थ दृष्टिकोण क्या है कि मानवीय आधार पर केस बाय केस निर्णय की नीति भारत ने अपनाई है, तो हम देखेंगे जो जरूरी होगा उसको सपोर्ट करेंगे, नहीं तो हटा देंगे, ठीक है। वर्तमान स्थिति क्या है, म्यांमार, अफगानिस्तान, श्रीलंका के शरणार्थी विदेशी अधिनियम के तहत आते हैं। जो ये 3 जगह है, म्यांमार, अफगानिस्तान, श्रीलंका के शरणार्थी इसके तहत आते हैं। कोई विशिष्ट कानूनी सुरक्षा नहीं है, वो भारत देखेगा केस दर केस नीति के हिसाब से कि चीजें कैसे बेहतर हो सकती हैं। केंद्रीकृत दृष्टिकोण क्या है कि राज्य सरकारें शरणार्थी दर्जा नहीं दे सकती, इसलिए सिर्फ केंद्र दे सकती है, क्योंकि फिर से मैंने जहां पे बात बताई ना कि कहा गया संप्रभुता भारत की संप्रभुता खतरे में आ सकती है, और निश्चित तौर पे केंद्र को इस पे कंट्रोल करना पड़ेगा, तभी चीजें और बेहतर हो सकती हैं। चलिए बात करें इसके आगे की, तो वर्तमान मुद्दे समस्याएं क्या हैं। भारत में उचित प्रक्रिया का अभाव है, विदेशी न्यायाधिकरण यानी कि जो फॉरेन ट्राइब्यूनल्स हैं उनकी समस्याएं हैं, विदेशीपन की पूर्व धारणा पहले से जो एक हो सकता है कि भाई देश बट गए हैं तो हम इस देश के तुम उस देश के, ठीक है। आरोपी पे सबूत का बोझ, जो व्यक्ति जिस पे बेसिकली आरोपी नहीं होना चाहिए, आरोपित होना चाहिए, इस शब्द को लेकर मैं हमेशा बोलता हूं कि ये शब्द ही गलत प्रयोग होता है, आरोपित होना चाहिए। तो आरोपित को बताना पड़ेगा कि हम भाई यहाँ के हैं या कहाँ के, आरोपित को समझाना पड़ेगा। दस्तावेजों की कमी वाले लोगों के लिए कठिनाई, जिनके पास कोई भी डॉक्यूमेंट कम है उनको घेर लिया जाएगा। अब जैसे मैंने कहा कि वो कागज नहीं दिखाएंगे वाला जो बात चली थी, वो इसी से जुड़ी है कि अगर कागज नहीं है तो कैसे दिखाएंगे। घर में पुराने लोगों से पूछिए क्या सबके पास आधार है, क्या नहीं है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो उनके लिए दिक्कत हो सकती है। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन हो जाता है, इससे जो नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल है वो इस पे वायलेट हो जाता है, ठीक है। सामाजिक प्रभाव क्या है, सबसे अधिक प्रभावित समुदाय अगर देखा जाए तो आदिवासी समुदाय बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं, जो वहां पर रहते हैं, जो आते हैं, दोनों। प्रवासी मजदूर, इवन जब मैं मेघालय की बात करता हूं तो मैं इन्फिल्ट्रेशन की बात करता हूं, तो वहां पे इसलिए विरोध हो जाता है क्योंकि चेहरे अलग अलग हैं, नस्ल अलग अलग है, लेकिन जहां पे नस्ल एक सी है जैसे असम में, वहां पर दिक्कत आ जाती है, ठीक है। प्रवासी मजदूर इसके बहुत प्रभावित होते हैं, गरीब तबका बहुत ज्यादा से प्रभावित होता है, और अल्पसंख्यक समुदाय जो है, आप समझ सकते हैं मैं किसकी बात कर रहा हूं, वो बहुत ज्यादा इस पर प्रभावित होते हैं। और असम एनआरसी का उदाहरण क्या है कि लगभग 20 लाख लोग सूची से बाहर हो गए, जिसके कारण बहुत ज्यादा पॉलिटिकल डिबेट शुरू हो गई थी वहां पे, ठीक है। और लगभग सभी समुदायों पे इसका प्रभाव पड़ा था अगर हम देखते हैं तो, ठीक है। और क्या है कि केवल विदेशी नागरिकों तक ही सीमित नहीं रहा था, ठीक है। इसके आगे की अगर बात करें तो संवैधानिक और कानूनी चुनौतियां क्या है, अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन, यस, समानता का अधिकार, जीवन के व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, अभी थोड़ी देर पहले मैंने इसकी बात की, ठीक है। न्यायिक समीक्षा का जो अधिकार है वो भी यहां पे निश्चित तौर पे क्लियर कट नहीं दिखता है, क्योंकि भारत के संविधान तो कहता है कि न्यायिक समीक्षा मिलेगी, लेकिन क्या मिल रही है, नहीं मिल रही है। अब इस पे सरकार ज्यादा बेहतर कह सकती है, बता सकती है। पुशबैक की समस्याएं क्या है, जिसको अभी हमने डिस्कस किया। गैर कानूनी तंत्र है, कानूनी नहीं है, अनाधिकृत है। न्यायिक निरीक्षण से बचाव, शुरुआत में मैंने डिस्कस कर लिया कि ये किसी भी जुडिशियल रिव्यू के तहत नहीं आता है। जवाबदेही की कमी, कौन जवाबदेह होगा कि अगर गलत व्यक्ति को डिपोर्ट कर दिया और जिंदगी भर वहीं फंसे रह गया, हु विल बी रिस्पॉन्सिबल। तो यहां पे एक इशू यहां पे ये करके आता है, ठीक है। और बात करें हालिया घटनाएं, उनका प्रभाव, 2025 की महत्वपूर्ण घटना, 2025 की बात की, जो शोना भानु और रहीमा बेगम वाली बात, ठीक है। पश्चिमी बंगाल से इनको बांग्लादेश भेज दिया गया था, कारण क्या था, पुलिस की लापरवाही और पहचान सत्यापन में त्रुटि हो गई थी। इसके अलावा क्या हुआ, अच्छा, संविधान के अनुच्छेद 21 का प्रत्यक्ष उल्लंघन, तो हमने बात कर ही ली है। महाराष्ट्र की घटना क्या थी, महाराष्ट्र में भी लगभग आप देखेंगे तो 7 बंगाली भाषी जो बंगला बोलने वाले लोग थे, वो मुसलमान नागरिक थे, उनको गलत रूप से उनका निर्वासन हो गया। क्या था, आधार, पैन और मतदाता पहचान पत्र के बावजूद उनको निर्वासित कर दिया गया, क्योंकि बांग्ला बोलते थे और मुसलमान थे, ठीक है। बांग्लादेशी फोन नंबर जैसे कमजोर आधार पर इनकी कार्रवाई कर देगी, हो गई होगी, किसी ने दे दिया होगा जानने वाले ने बांग्लादेशी नंबर, और वहां पर कार्रवाई हो गई थी, ठीक है। वायरल वीडियो के बाद इनकी वापसी हुई और ये वापस आ गए अपने देश में, ठीक है। वैश्विक स्तर पर देखा जाए तो यूरोपीय संघ का दृष्टिकोण, जिसकी मैंने बात की, डब्लिन रेगुलेशन क्या कहता है, शरणार्थियों के लिए व्यापक कानूनी ढांचा, यूरोप केंद्रित है, इसका ध्यान रखिएगा। पहले प्रवेश, ठीक है, कि देश में आवेदन की प्रक्रिया, जिस देश में आप प्रवेश करेंगे उसमें आप आवेदन करेंगे, ठीक है। मानवाधिकारों का सख्त पालन होता है, और फिर से मैं कहूं कि वहां के देश पालन कर रहे हैं इस चीज का, अच्छे तरीके से हो रहा है वहां पे, ठीक है। और इस कारण बहुत से देश अब ऊब भी रहे हैं, उनको लगता है कि उसको निकल जाए, क्योंकि उनके देश में वही समस्याएं आ रही हैं जो भारत अभी भी झेल रहा है, जिसकी बात कर रहा है। समस्याएं क्या है, 2015 के बाद शरणार्थी संकट, जिसकी मैं बात कभी कर रहा था, सीमा नियंत्रण में उनको बहुत चुनौतियां शामिल हो रही हैं, और सदस्य देशों के बीच बोझ साझाकरण का मुद्दा कि कौन कितने लोगों को ले, कोई कह रहा नहीं लेंगे, अब सबको साझा करना है, देश इसमें आपस में डिबेट कर रहे हैं, विभेद कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, अमेरिकी मॉडल क्या है, मुख्य विशेषताएं अमेरिकी मॉडल की अगर बात कर ली जाए तो आप्रवासन न्यायालयों की व्यापक व्यवस्था है वहां पे, कानूनी सहायता की उपलब्धता है वहां पे,
अपील प्रक्रिया की वहां पे प्रॉपर विशेषकर सुविधा है कि आप अपील कर सकते हैं अगर आपको आप्रवासन से किसी प्रकार की दिक्कत है तो। ठीक है, चुनौतियां क्या है वहां पे? मैक्सिको सीमा पे रिमेन इन मैक्सिको की जो नीति है, रिमेन इन मैक्सिको की जो नीति है कि मैक्सिमम में रखना वाली जो नीति है, बहुत दिक्कत है। मैक्सिको बाउंड्री जो है वो यूएसए में बहुत केओस क्रिएट करती है। आपने डंकी मूवी को देखा होगा, डंकी के द्वारा भी लोग उधर से पहुंचते हैं, डंकी तरीके से। पारिवारिक अलगाव की बहुत सारी समस्याएं वहां पे कि आधे उधर आधे इधर। ठीक है, न्यायालयों में लंबित मामलों का जो बैकलॉग है वो बढ़ता जा रहा है अगर हम यूएस की बात करें। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में तो थोड़ा सा जो प्रशांत यानी कि जो पैसिफिक ओशन से लेके वहां पे क्या है कि नारू और मानुस द्वीप पे डिटेंशन सेंटर बने हैं, बड़ा ही इसकी चर्चा रही थी कुछ दिनों पहले। ठीक है, कठोर समुद्री इंटरसेप्शन नीति है उनकी। और एक और सबसे बड़ी बात कि मानवाधिकार समूहों ने बहुत आलोचना की है वहां पे, और इन्होंने भी उनको बहुत टारगेट किया ऑस्ट्रेलिया में। हालांकि मैं बता दूं कि कुछ दिनों पहले मैं देख रहा था कि बहुत से आदिवासी समुदाय ऑस्ट्रेलिया में शिफ्ट भी हो रहे हैं फॉर सिक्योर फ्यूचर। ठीक है, चलिए भविष्य की चुनौतियां समाधान, तत्काल सुधार क्या करना चाहिए? हमें कानूनी ढांचे में सुधार करना होगा। समर्पित शरणार्थी कानून, ये बहुत ज्यादा जरूरी, दिस इज द मस्ट, ये बहुत जरूरी है, जिसका निर्माण करना होगा। विदेशी न्यायाधिकरणों का मानकीकरण, जो फॉरेन ट्राइब्यूनल्स हैं उनको मानकीकृत रूप से लाया जाए, उन पर बात की जाए, देखा जाए भारत के अनुसार कैसे हो सकते हैं। प्रक्रियात्मक पारदर्शिता सुनिश्चित करना कि कोई भी प्रक्रिया कर रहे हैं उसको अधिकृत तौर पर लीगली देखा जाए, बताया जाए, समझाया जाए, ताकि इस प्रकार की त्रुटि ना हो जो पुशबैक में हमको देखने को मिल रही है। न्यायिक निरीक्षण को मजबूत बनाया जाए, जुडिशियल जो रिव्यू है बेहतर तरीके से देखा जाए, किसी के हक या हकूक उनका हनन ना हो, है ना। संस्था का सुधार क्या कर सकते हैं? प्रशिक्षित न्यायाधिकरण सदस्यों को जोड़ा जा सकता है जो इसके विशेषज्ञ हो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीजों को देखते समझते हो, नियमित रूप से इसका ऑडिट किया जाए, कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जाए हर व्यक्ति को अगर वो कह रहा है तो। ठीक है, उसके बाद अगर आपको प्रूफ होता है कि वो गलत है, मेलाफाइड है, तो आप उसको कैंसिल कर दीजिए। पहचान सत्यापन के लिए आधुनिक तकनीकों का प्रयोग किया जाए, ये भी यहां पे किया जा सकता है। ठीक है, मानवीय दृष्टिकोण की बात क्या है कि यस, राष्ट्रीय सुरक्षा और मानवाधिकारों के बीच हमको संतुलन निभाना पड़ेगा, जल्दीबाजी नहीं करनी होगी डिपोर्ट करने के लिए। ठीक है, सामाजिक आर्थिक कमजोरियों की हमको पहचान करनी पड़ेगी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि सामाजिक आर्थिक रूप से मजबूर हो जाते हैं, शायद से उनकी मंशा वो ना हो पर हो जाते हैं मजबूर। ठीक है, भेदभावपूर्ण अवधारणाओं से बचें, जो अभी मैंने कहा बंगाली भाषी मुसलमानों को जब डिपोर्ट कर दिया गया, इस प्रकार की अवधारणाओं से बचना होगा। विशेष रूप से सीमावर्ती राज्यों में निष्पक्ष प्रक्रिया की बात करनी होगी। पश्चिम बंगाल में हमने देखा, बाकी जगह इस प्रकार की चीजें ना हो, इसका ध्यान रखना होगा। तकनीकी समाधान, डिजिटल पहचान प्रणाली के बाद बायोमेट्रिक डेटाबेस को और ब्रॉड किया जाए, विकल्प जैसे आधार की बात कर रहे हैं उसको और बढ़ाया जाए। राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी कि एनआरसी जो है इसको और आधुनिक किया जाए और वैश्विक प्रतिमानों के हिसाब से अद्यतन किया जाए। ठीक है, सीमा सुरक्षा में एआई का उपयोग किया जाए ताकि ऑटो डिटेक्ट हो सके कौन भारत का कौन बाहर का। ठीक है, और रियल टाइम सत्यापन, तत्काल जिस समय वो व्यक्ति क्रॉस कर रहा है उसी समय सत्यापित कर दिया जाए कि कहीं ये बाहरी है क्या, इन्फिल्ट्रेटर तो नहीं है। निष्कर्ष के तौर पर हम क्या कह सकते हैं कि व्यापक कानूनी सुधार, प्रक्रियात्मक पारदर्शिता, न्यायिक निरीक्षण को क्या करते हैं, मजबूत बनाते हैं, और मानवाधिकारों की जो सुरक्षा है उसकी आवश्यकता है, इस पर ध्यान देना है। एक और बात क्या कि भविष्य में भारत को एक समर्पित शरणार्थी कानून बनाना होगा। ठीक है, जिसकी मैंने बात की, न्यायाधिकरणों को मजबूत करना होगा, न्यायाधिकरणों को इस दिशा में और सफल कदम उठाने होंगे। ठीक है, जो अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के अनुरूप हो और राष्ट्रीय सुरक्षा की चिंताओं को भी संबोधित करे। ठीक है, एक अंततः मैं इस बात से कंक्लूड करना चाहूंगा कि सुरक्षा और मानवता के बीच संतुलन ही एक स्थायी समाधान का आधार है। इसको भारत को भी ध्यान रखना होगा और आप भी अपने उत्तरों में इसको लिख सकते हैं, इसको मेंशन कर सकते हैं। चलिए, हिंदी साहित्य का जो नया बैच है, जो जुलाई बैच है, 15 जुलाई को उसमें एडमिशन क्लोज हो रहा है। ये बैच आधुनिक काल से शुरू हो चुका है। इस बैच में 15 जुलाई तक एडमिशन होंगे, फिर एडमिशन क्लोज हो जाएंगे। विकास लाइव कोड का प्रयोग करके आप अधिकतम डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। इसका प्रयोग करते रहे, अन्यथा आप एक बड़े डिस्काउंट से आप महरूम रह जाएंगे। ठीक है, तो विकास लाइव कोड का प्रयोग कीजिए। 15 जुलाई तक इस बैच में एडमिशन होगा। ये जुलाई का बैच है, आधुनिक काल से शुरू है, ध्यान रखिएगा। चलिए, मेरा ये टेलीग्राम चैनल है, आप स्कैन करके इससे जुड़ सकते हैं, सर्च बॉक्स में डालिए ऑफिशियल विकास, वहां पे आप जुड़ सकते हैं। vikas.singh@studiiq.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। आप हिंदी लिटरेचर से जुड़े बिंदुओं पे या इस मुद्दे से जुड़े बिंदुओं पे आप मुझे मेल कर सकते हैं, अपने विचारों से अवगत करा सकते हैं। बाकी स्टडी आईक्यू में जितने भी कोर्स हैं वहाँ पे आपको अधिकतम डिस्काउंट मिलेगा अगर आप विकास लाइव कोड का प्रयोग करते हैं तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको कुछ नई बातें समझाने में सफल रहा होगा, कुछ नए पर्सपेक्टिव को समझाने में सफल रहा होगा और कहाँ पे थोड़े सुधार की ज़रूरत है ये बताने में सफल रहा होगा। थैंक यू सो वेरी मच। अपने कमेंट से हमें अवगत ज़रूर कराइएगा। थैंक यू। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।